हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बच्चों, हमने 11th का 100 कॉन्सेप्ट सीरीज को स्टार्ट किया था। उसके 3 लेक्चर आपको मैं दे चुका हूँ और आप लोग बेटा तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह नोट डाउन करना अपनी कॉपी में और एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना। आज हम बच्चों लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और हमने 11-12 कॉन्सेप्ट कर लिए थे। उसके आगे चलेंगे। आप लोगों से बेटा यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। आज का बड़ा क्वेश्चन हमारा पहला ही क्वेश्चन है और एक धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आज बेटा 12th हो गया। आपसे बच्चों कुछ एग्जांपल्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछे जाएंगे, तो मैं लिख देता हूं फाइंड हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, जैसे CH3 पॉजिटिव हो गया और सेकंड क्वेश्चन आपका NO2 पॉजिटिव हो गया। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। और थर्ड आपका NO2 नेगेटिव हो गया। फोर्थ आपका बच्चों ClF3 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है, XeOF4 हो गया और भी हो गया बेटा SF6 हो गए या फिर SiF4 हो गया। बच्चों बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास, NH3 हो गया। इनके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए बच्चों एक मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, क्योंकि बेटा दो ट्रिक्स है मेरे पास। एक तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन वो बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट में वैलिड नहीं है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये ही हर एक कॉन्सेप्ट में वैलिड होगी। इसको हम यूनिवर्सल ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो समझो बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल टू हाफ V प्लस M प्लस C माइनस A। V प्लस M C माइनस, या फिर ऐसा हो सकता है बेटा और थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, A माइनस C कर लो आप, हमेशा के लिए वैलिड होगा ये A माइनस C। बच्चों HS का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये बेटा हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो मैं कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ बेटा। V क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने बेटा B कहा। M क्या है, तो आप कहोगे सर मोनो वैलेंट एलिमेंट्स। और फिर एटम्स, मोनोवैलेंट्स एटम्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं बेटा। A क्या होगा, तो A बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, चार्ज ऑन एनाइन। और C क्या है बच्चों, तो आप कहोगे सर चार्ज ऑन कैटाइन। चार्ज ऑन कैटाइन हो गया बेटा C। A हो गया चार्ज ऑन एनाइन। ये बच्चों यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह वैलिड होगी। इट इज यूनिवर्सल ट्रिक। यूनिवर्सल ट्रिक है बच्चों ये हर जगह वैलिड होगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। एक मैं सेकंड ऑप्शन भी बताऊंगा आपको, तो आप उसको भी अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन ये वाली याद रख ली तो आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे बच्चों इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये आपसे नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों के बच्चे, और बच्चे बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे गलत ही करके आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम लोग। CH4 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव है हमारे पास। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं, तो हमने फॉर्मूला लिखा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल टू हाफ लिख दिया बच्चों। V क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, जो सेंटर पे होता है, इसके सेंट्रल मेटल एटम के। ये क्या है बेटा, सेंट्रल वाले के, सेंट्रल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन है बेटा सेंटर पे, तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। प्लस मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि सिंगल बॉन्डिंग बनाते हो। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं बच्चों, दे फॉर्म्स सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो बेटा जैसा हाइड्रोजन हो गया आपका मोनोवैलेंट, और फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, मतलब सारे के सारे हैलोजेंस बेटा मोनोवैलेंट हो गए। मतलब ये सिंगल बॉन्डिंग को बनाते
हैं। सिर्फ मोनोवैलेंट को लेना है। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर डाइवैलेंट हुआ तो क्या करोगे, O2 हुआ तो क्या करोगे, तो बेटा कुछ नहीं करना, ये डाइवैलेंट है, इसको हमें लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ बच्चों मोनोवैलेंट को लिखना है, डाइवैलेंट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो बेटा देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास कार्बन के 4, कितने मोनोवैलेंट है यहाँ पे बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोनोवैलेंट हो गए, तो हमने लिख दिया 3 लिख दिया। बेटा यहाँ पे चार्ज है, तो देखो बच्चों ये एनाइन है कैटाइन है, तो आप कहोगे सर कैटाइन है तो एनाइन पे तो चार्ज कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एनाइन तो कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया 0, माइनस लिख दिया बेटा जैसा फॉर्मूले में था। और एनाइन का चार्ज कितना है, तो सर आप कहोगे +1, तो हमने कर दिया 1। बच्चों ये वाला चार्ज नहीं देखना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसको लिखना है इस फॉर्मूले में। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है, अगर +2 लिखा होता तो मैं यहाँ पे -2 करता, क्योंकि फॉर्मूले में हमें कोई भी टचमेंट नहीं करनी है। माइनस का साइन लगा हुआ, हमने भी माइनस लगा दिया। चार्ज ऑन कैटाइन, तो बेटा कैटाइन पे एक चार्ज है सिर्फ +1, तो हमने कर दिया माइनस लगा के 1 लिख दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो बच्चों कितना हुआ, तो आप कहोगे सर हाफ, और ये हो गया 4 और 3 7 -1 6, तो बेटा एक ही बार में लिख देता हूं मैं 6/2, तो आप कहोगे सर 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्योंकि बेटा 3 है, और 3 का मतलब क्या हो गया, एक बॉन्डिंग तो बच्चों s के अंदर होगा क्योंकि s के अंदर एक ही बॉक्स होता है, और 3 बॉन्डिंग p के अंदर हो सकती है क्योंकि p के अंदर 3 बॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम 3 बॉन्डिंग बनानी है, तो एक तो होगी बच्चों s की, और 2 बॉन्डिंग हो गई आपकी p की, तो हमने बोल दिया sp2। इस एग्जांपल को देखो बच्चों, तो आपने कहोगे सर NO2 पॉजिटिव है, तो बच्चों फिर वही करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल टू हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा नाइट्रोजन के पास, तो आप कहोगे सर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, अगर नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो 7 होगा, तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5 हो गए। प्लस मोनोवैलेंट की बात करोगे, लेकिन बच्चों हमें पता है ऑक्सीजन कैसा है डाइवैलेंट है, तो हम क्या कर देंगे 0। चार्ज ऑन एनाइन, बेटा एनाइन पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्योंकि यहाँ तो कैटाइन है तो हमने कर दिया 0, माइनस लगा दिया साइन। चार्ज ऑन कैटाइन, तो बच्चों कितना चार्ज है पॉजिटिव का, तो आप कहोगे सर 1 चार्ज है पॉजिटिव का, तो हमने 1 लगा दिया। फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है कुछ भी। यहाँ पे देखो हमने क्या करा, यहाँ पे देखो हाफ कर दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 हो गए, और मोनोवैलेंट था नहीं हमारे पास, एनाइन का चार्ज था नहीं, कैटाइन का चार्ज हमने कर दिया, तो कितना है बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो आप कहोगे सर 4/2, तो ये हो गया बेटा 2, और 2 का मतलब क्या हो गया S और P, sp हो गया, sp हो गया बच्चों। इसका बात करते हैं NO2 नेगेटिव, बेटा प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, आप क्वेश्चन को देखते ही 30 से 40 सेकंड में आपको फिल भी करना होता है OMR सीट को। तो यहाँ देखो बेटा फिर से हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 हो गए, और मोनोवैलेंट है नहीं ये डाइवैलेंट है, तो हमने 0 कर दिया। चार्ज ऑन एनाइन, एनाइन पे चार्ज कितना है बेटा -1 है, तो यहाँ पे साइन प्लस लगा हुआ, तो प्लस करके हमने 1 को ऐड कर दिया, और माइनस कुछ है ही नहीं बेटा कैटाइन पे चार्ज, तो 0 कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया 6/2, 6/2 का मतलब बच्चों हो गया 3 का मतलब sp2 हो गया बेटा। तो बच्चों ये चार्ज स्पीसीज के लिए वैलिड है और अनचार्ज स्पीसीज के लिए भी वैलिड होता है। जैसे इसकी बात करता हूं मैं ClF3 की, तो देखो बच्चों ClF3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना बेटा, तो हमने कर दिया हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के पास, तो आप कहोगे सर 7, क्योंकि 17 ग्रुप का है। बेटा कितने मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन देखो बच्चों मोनोवैलेंट होता है, तो आप कहोगे सर 3 है, तो हमने 3 कर दिया। चार्ज कितना बेटा, ना तो कैटाइन पे चार्ज है ना ही एनाइन पे चार्ज है, तो हमने 0 - 0 कर दिया, तो ये हो गया बेटा 10/2 इज इक्वल टू 5, और 5 का मतलब क्या हो गया बेटा sp3d, एक बेटा s का हो गया, 3 p के हो गए, 4 हो गए, और एक d का हो गया, तो हमने कह दिया sp3d। ऐसे ही बच्चों इसका एग्जांपल कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, इसका एग्जांपल ले लो, तो हमने लिख दिया XeOF4,
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे बच्चों आप तो हाफ Xc के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 8, क्योंकि 18 तो ग्रुप का है। ये कैसा है बेटा, तो आप कहोगे डाइवैलेंट है, हमें तो मोनोवैलेंट चाहिए था, तो 4 मोनोवैलेंट फ्लोरीन है तो हमने 4 कर दिया। अच्छा बेटा कैटाइन पे भी चार्ज नहीं है, एनाइन पे भी चार्ज नहीं है, तो हमने क्या करा +0 -0, तो कितना होगा बच्चों 12/2, और इसको कट करके 6 आ गया, मतलब sp3d2। एक बच्चों एस का हो गया, 3 पी के हो गए और 2 हमारे डी के हो गए। इसको नोट करो बच्चों, और फिर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और करवाते हैं। इतना बच्चों नोट कर लो, इंपॉर्टेंट सी बात और बताते हैं। बाकी के बेटा आप क्वेश्चन कर लोगे सारे के सारे, बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे। कभी कभार आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे समझो बच्चों, यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ClF3 आपसे बोलेंगे बताओ कितने लोन पेयर हैं और कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो हमें स्ट्रक्चर नहीं आता कभी कभार, तो हमें फिर भी आना चाहिए, ऐसे ही ट्रिक से आना चाहिए कि आपके कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो इस बात को बेटा निकालने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक और है बच्चों। एक और चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ऐसा भी होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है। आपको लोन पेयर निकालना है तो मैं बता देता हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर और सिंपल कर देता हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स। ये बच्चों और सिंपल बात होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स अपॉन में 2। तो बेटा इससे हम लोग लोन पेयर आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये बच्चों बहुत मुश्किल से शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं आपके लिए, तो इनको बहुत संभाल के रखा करो आप लोग। इसकी बात करते हैं बच्चों, तो देखो लोन पेयर हमें निकालना है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा क्लोरीन के पास, तो हमने कहा सर 7 है। और बच्चों कितने बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, तो हमने कर दिया 3 अपॉन में 2 कर दिया, तो ये कितना हो गया बेटा 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, हमें सिग्मा बॉन्ड पता चल गया 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए हमारे पास। तो ये बच्चों 5 हो गया, और 5 का मतलब कितना होता है sp3d। यही हमने पहले भी निकाला था, यही हमने दोबारा भी निकाल दिया, यही बेटा हमने पहले भी निकाला था और यही हमने दोबारा भी कर लिया। तो इसमें से हम लोन पेयर निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लो बेटा, इसको देख लो, NH3 है, आप लोग सिर्फ पहले लोन पेयर निकाल लेते हैं। हम लोग लोन पेयर निकाला हमने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बेटा 5 हो गया, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी होगी, तो 3 हो गई, तो 3 अपॉन में 2। तो आपने क्या करा बच्चों, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें बच्चों कितना हो गया, एक लोन पेयर हो गया और 3 आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं बच्चों, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, और 4 का मतलब sp3 हो गया, sp3 हो गया बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स के निकाल सकते हो। ये हो गया XeF4 हो गया बेटा, इसका भी निकाल सकते हो। देखो इसका भी कर लेते हैं हम लोग, इसका करते हैं, लोन पेयर निकालते हैं बच्चों पहले। तो लोन पेयर निकालने का क्या तरीका है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 8 हो गए इसके, Xe18 तो ग्रुप का, और ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 हो गए, अपॉन में 2 हो गए, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। दो तो बच्चों लोन पेयर हो गए और 4 हमें सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन कैसा है मोनोवैलेंट, ये सिंगल सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 हमारे पास लोन पेयर हो गया, 2 हमारे पास लोन पेयर हो गया इज इक्वल टू 6 sp3d2। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया हमारे पास XeF4 का। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं भी आता है तो भी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कभी गलत नहीं करोगे। अगर आपको बेटा स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा तब भी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को कभी गलत नहीं करोगे। तो दोनों शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखो बेटा, जो पहले करवाया उसको भी याद रखो, और ये सेकंड शॉर्ट ट्रिक है इसको भी बहुत अच्छे से याद रखो। लोन पेयर निकालने का ये बेस्ट मेथड है, आप लोग कभी गलत ही नहीं करोगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स को कर लो आप लोग,
और अपॉन में 2 कर दोगे तो हमारा लोन पे रह जाएगा। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, आप लोग बोलोगे सर एक आध दो हमें डाइवेलेंट वाले भी तो करवा दीजिए। तो देखो बेटा एक और लिखता हूँ एग्जांपल, XCO3 हो गया। अब मुझे इसमें से लोन पेयर निकालने हैं और बॉन्ड पेयर निकालने हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमें दिख रहे हैं 3 है। लोन पेयर की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों लोन पेयर निकालने के लिए हमने क्या करा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना बेटा 8। ऑक्सीजन डायटोमिक है, 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग बनाता है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्डिंग बनाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स में मैंने लिख दिया 6 अपॉन में 2। तो 2 अपॉन में 2 हो गया बच्चों, तो ये कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, लोन पेयर यहाँ पे 1 हो गया। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करूंगा तो आप कहोगे सर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि जो दिखता है बच्चों वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमने निकाल लिया एक लोन पेयर। तो आपने कहा सर 4 हो गया और sp3 हो गया, 4 हो गया और sp3 हो गया। तो ये भी अच्छा एग्जांपल हो गया बच्चों, ये डायटोमिक वाला एग्जांपल हो गया। ये डायटोमिक O2 वैसा कैसा बॉन्डिंग बनता है बेटा, डायटोमिक वाला होता है, तो ये हमारा डायटोमिक वाला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे, कोई भी एग्जांपल हो दुनिया में, चाहे आप बच्चों नीट का पेपर दे रहे हो चाहे आप जेई का पेपर दे रहे हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको नोट करो बेटा, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स भी बहुत सारी हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अब हम करेंगे, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, और बहुत ही बच्चों दमदार कॉन्सेप्ट है आज के हमारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे बच्चों, बॉन्ड इंथैल्पी पे, बॉन्ड इंथैल्पी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बॉन्ड इंथैल्पी पे पूछेगा, या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों डिफाइन बॉन्ड इंथैल्पी। बेटा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बने या नहीं बने इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। इसका ए पार्ट हो गया बेटा ये, बी पार्ट की बात करते हैं। तो मैं बी पार्ट लिखता हूं, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा, रिएक्शन दे रखी है आपको, H2 प्लस Br2 gives 2HBr, H2 प्लस Br2 gives 2HBr। ये बच्चों गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी आपका गैस में है। ये सारी चीजें गैस में। आपको कुछ वैल्यूज गिवन दे रखी है बेटा, तो आपको दे रखा है गिवन द बॉन्ड इंथैल्पीज, बॉन्ड इंथैल्पीज आपको गिवन है H2 की, Br2 की एंड HBr की। HBr की आपको बेटा इंथैल्पीज गिवन दे रखी है R, ये हो गया 435 किलोजूल पर मोल। और अगली देखिए बच्चों आपको 192 किलोजूल पर मोल, एंड अगली दे रखी है बच्चों 368 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। बच्चों आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा क्या हुआ है। तो आपसे पहला डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रखा है एक मिनट रुको। हाँ, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि डिफाइंड बॉन्ड इंथैल्पी। तो बेटा बॉन्ड इंथैल्पी तो आसान है, किसी भी एक टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। या बोल सकते हैं कि सर एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी।
तो इसकी डेफिनेशन बच्चों में लिखवा देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो आप लोग लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bonds, 1 mole of bond is called bond enthalpy। bond enthalpy कहो बच्चों, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग bond dissociation enthalpy, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड एंथैल्पी चेंज जो होता है वो होता है, मैं लिख देता हूं डेल्टा एच। बॉन्ड एंथैल्पी मैं यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड एंथैल्पी। और ऐसा भी हो सकते हैं चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बेटा डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी, चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या होता है बच्चों, चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर पी लिखता हूं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वर्ड, डेल्टा आर एच माइनस डेल्टा पी एच। बेटा रिएक्टेंट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है बच्चों यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसको कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, और उसको हम लोग ऐसे एक और फॉर्मूला बताता हूं, वैसे भी लिख सकते हो आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा बस इतना सा ध्यान रखो कि एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितने अमाउंट में एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट पड़ी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। आई बात समझ में बेटा? अगर आगे तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की या फिर बॉन्ड एंथैल्पी की। अब हमें बच्चों क्वेश्चन का पार्ट करना है। क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग ने लिख लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, गिवन वैल्यूज पे आप फोकस करो। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, आप गिवन वैल्यू पे फोकस करो। तो गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2, तो H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 दे रखी है आपको बच्चों, कितना, H2 का मतलब क्या होगा बेटा, H और H। ये वैल्यू दे रखी है आपको H2Br2 एंड HBr। तो आपको दे रखी है बच्चों 435 किलोजूल पर मोल। बच्चों ये एक मोल की दे रखी है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ए मोल, ऐसा भी लिख सकते हो 4 मोल। ये बच्चों एक मोल की दे रखी है आपको, और रिएक्टेंट में भी आपका एक ही मोल है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बेटा 2 होता तो हम 2 से इंटू करते इस वैल्यू को, क्योंकि फिर 2 मोल के लिए हो जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं, अब आपको दे रखी है Br2 की वैल्यू। तो Br2 में क्या लिखोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br2 मतलब Br और Br। इसकी बच्चों वैल्यू दे रखी है आपको, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी 192 किलोजूल पर मोल, 192 किलोजूल पर मोल हो गई आपकी। और आपको दे रखा बच्चों HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बेटा प्रोडक्ट में है, तो हम लिख देते हैं HBr। तो आप लिखोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HBr, आप लिखोगे H और Br। कितनी एंथैल्पी दे रखी है बच्चों आपको दे रखी है 368 किलोजूल।
368 किलो जूल पर मोल दे रखा बच्चों आपको। लेकिन बेटा ये 1 मोल के लिए दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल से। तो आप क्या लिख दोगे इसको, 2 इंटू 368 किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये हो गया आपकी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना था, चेंज, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज निकालना था। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया अपना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस डेल्टा एच पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में तो इन दोनों की इंथैल्पी होगी, माइनस कर देंगे हम इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बेटा कितना हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 4, और ऐसे भी लिख सकते हो 435 किलो जूल पर मोल प्लस 192 किलो जूल पर मोल। ये तो बेटा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गई, माइनस कर देते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में। तो 2 इंटू 368 किलो जूल पर मोल, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो बच्चों इनको हम सम करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 4 और 5 और 1 6, 627 किलो जूल पर मोल हो गया बच्चों। और ये आपका कितना हो गया, 8 दूनी 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 3 जा 6। ये बच्चों गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ, 368 किलो जूल पर मोल हो गया आपका, 368 किलो जूल पर मोल हो गया। ये हो गया 435, ठीक है, ये 192, ये 368। इसको हमने सम कर लिया, 5 और 2 7, 12 हो गया, 4 5 और 6 6, ठीक है बच्चों। ये 368 किलो जूल था हमारा HBr का, ठीक है बच्चों। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दिया 6 बच्चों, ठीक है, किलो जूल पर मोल। बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो अब, तो कितना होगा, ये बच्चों कितना हो गया आपका, ये हो गया 30, तो 627 माइनस, या फिर ऐसा हो सकता है बेटा 676 और माइनस में हो गया 627, ये हो गया 9 और ये 6 में से 2 गया तो 4, माइनस 49 किलो जूल हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका माइनस 49 किलो जूल पर मोल। बेटा इतनी आपकी बॉन्ड डिस्टेंस चेंज आया, इंथैल्पी चेंज इतना आया आपका। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, और आसान सी सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं बच्चों, इनको आप लोग कर लो। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 14, कॉन्सेप्ट नंबर 14 हो गए, 13 हो गया। तो बच्चों जो भी हो गया करते रहना, कॉन्सेप्ट नंबर 14। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो और अगला कॉन्सेप्ट देखो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान ही क्वेश्चन है, इसको बच्चों अच्छे से नोट कर लेना। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे आपको और ऐसे बोल देंगे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो यहाँ पे बेटा कुछ कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू कुछ अलग, इसकी वैल्यू कुछ अलग, इसकी वैल्यू कुछ अलग। आपको कॉन्सेप्ट एक ही ध्यान में रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट। जब भी बच्चों एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन आएगा, आप यही क्वेश्चन करके जाओगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे एक आध दो क्वेश्चंस की। इसकी भी प्रैक्टिस कर लो बच्चों, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं दे देता हूँ वैल्यू। यहाँ पे बेटा H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है 168 किलो जूल पर मोल। Cl2 की दे रखी है आपको, Cl2 की दे रखी है मान लो 240 किलो जूल पर मोल। और आपको 2HCl की दे रखी है, मतलब सिर्फ HCl की दे रखी है आपको, HCl की वैल्यू दे रखी है 392 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ये बेटा आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। आप लोग इसको भी बैठ के करोगे और आंसर मुझे बताना कि कितना आपका आंसर आ रहा है। इसको बेटा क्वेश्चन को नोट करो, H2 दे रखा है, Cl2 दे रखा है, HCl दे रखा है, सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है। आप प्रोडक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन को फटाफट नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर अगला हम करते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते चलो
और सीखते चलो। कॉपी में जरूर लिखना बच्चों, ताकि आपको याद भी हो जाए और कॉन्सेप्ट सीख भी जाओ आप लोग। कॉपी में जरूर आप लोग कॉन्सेप्टों को नोट करा करो, ताकि आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट आए और आप सीख भी सको क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर मुझे सोच सोच के करवाना पड़ता है आप लोगों का, थोड़ा बेस देख के। ठीक है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, आपसे बोल देगा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी। में पूरा थ्योरी का नाम लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर आपका जो भी चल रहा हो, 15 चल रहा है 14 चल रहा है, मैच कर लेना। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी बेटा एसिड और बेस की थ्योरी है। यहां से आपसे पूछता है कॉन्जुगेट एसिड बना दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बोल देगा आपको कि फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ HSO4 माइनस, ऐसा दे देगा बच्चों आपको, या फिर OH माइनस दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा बच्चों आपको, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वैसा क्वेश्चन दे देगा, NH3 पर दे देगा, कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ दिस एंड दिस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट बोलता है ये। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बढ़िया से, तो ठीक है बच्चों समझो। जैसे बेटा एक एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। इसको हमने बच्चों H2O के साथ ट्रीट करा और इसके दो प्रोडक्ट बने, ये बना CH3C डबल बॉन्ड माइनस और ये बच्चों बन गया H3O पॉजिटिव। कुछ बातें मैं यहां बता देता हूं आपको, तो आप इन बातों को याद रखोगे। बेटा एसिड क्या कहलाता है इस थ्योरी के हिसाब से, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है। तो मैं लिख देता हूं प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर जो बता होता है H+N, वो एसिड होता है। यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है H+N, तो ऐसा भी लिख सकते हो H+N डोनर एसिड होता है। बेस कौन होता है बच्चों इस थ्योरी के हिसाब से, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेटा बेस होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है हमारा, बेस होता है। क्या होता है बेटा, बेस। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड होता है, मतलब H+N को डोनेट करने वाला, H+N को रिलीज करने वाला एसिड होता है आपको, और H+N को गेन करने वाला बेस होता है। तो मैं लिख सकता हूं H+N गेनर, गेन करने वाला बेटा H+N को लूज करने वाला है ना, लूजर। H+N को लूज करने वाला आपका क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया, और बेस कौन हो गया, H+N को गेन करने वाला। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये एसिडिक एसिड था आपका, इस कॉन्सेप्ट को आप बच्चों के लिख सकते हो। ये आपका क्या था, एसिडिक एसिड था। एसिडिक एसिड ने देखो बच्चों H+N लूज कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये एसिड था, तो मैं एसिडिक को हटा देता हूं, सिर्फ एसिड लिख देता हूं। क्योंकि एसिड क्या करता है बेटा, प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को लूज करता है, तो ये हमारा एसिड हो गया। और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को गेन करता है। तो ये बेटा H2O था, इसने एक प्रोटॉन को गेन किया और बन गया H3O, तो ये हो गया हमारा बेस। इस थ्योरी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और यही क्वेश्चन बनता है। जो बच्चों एसिड होता है ना, जब वो H+N या फिर प्रोटॉन को डोनेट कर देता है ना, तो वो जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का बन जाता है। मतलब एसिड था तो ये बेस बन गया, और एक वर्ड हमने और जोड़ दिया कॉन्जुगेट, क्योंकि इसका ही तो बना है बच्चों, इसी का तो बना है बेस, तो हमने बोल दिया कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और बच्चों जो बेस था वो बन गया आपका जस्ट अपोजिट बन गया, और ये बन गया बेटा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो बच्चों एसिड का तो बेस बन गया और बेस का एसिड बन गया, मतलब जो पहले रिएक्टेंट में जैसा था उसके अपोजिट नेचर का बन गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि एसिड का क्या बनेगा,
कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और बेस का क्या बनेगा बच्चों? तो आप कहोगे सर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अच्छा बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर ऐसा बोल सकते हो वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर बेटा यहाँ पे वीक बेस हुआ तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। वीक बेस हुआ तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो हमारा बन जाएगा बेटा वीक कॉन्जुगेट एसिड। मतलब बच्चों जस्ट उल्टा बनेगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट आपका जस्ट एज इट इज उल्टा बन जाएगा। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर मैं H2O को H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूं और जरा सा हीट कर दूंगा तो एक तरफ तो बन जाएगा बेटा, देखो ये अगर ये एसिड होगा तो ये H प्लस आयन को लूज करेगा और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो H प्लस आयन को गेन करेगा। अगर इसने H प्लस आयन लूज कर दिया तो ये बन जाएगा OH माइनस आयन और इसने बेटा H प्लस आयन गेन कर लिया तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसको हम लोग मतलब जो हाइड्रोनियम आयन। तो बेटा इसने एसिड था, इसने H प्लस आयन लूज करा तो ये हमारा बन गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट ये बच्चों बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस और ये बेटा बेस था तो ये हमारा बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बन गया हमारा बेटा कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको याद रखना बेटा यहाँ पे पानी जो होता है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसी थ्योरी से हमें पता चलता है कि वाटर जो होता है बच्चों एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो एक लाइन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है वाटर इज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ये किसके हिसाब से पता चला हमें? ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी से पता चलता है कि वाटर एम्फोटेरिक होता है। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी। वाटर कैसा हो गया? एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया। तो बच्चों अब इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो और इस टॉपिक का बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39 और 7.40 बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के कर लोगे। बच्चों एक ही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, आप लोग सारे क्वेश्चन फटाफट उड़ा के आ जाओगे। सारे क्वेश्चन बेटा उड़ा के आ जाओगे। एक आध एग्जाम्पल अगर आपको और चाहिए तो मैं और दे देता हूँ एक आध एग्जाम्पल। जैसे बच्चों देखो एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं, आप लोग परेशान हो गए। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है मेरे पास, NH3 प्लस HCl है बच्चों। हमें पता है कि एसिड H प्लस आयन लूज करता है तो यहां से Cl ने H प्लस आयन लूज कर दिया और ये बना दिया NH4 पॉजिटिव और ये बन गया बच्चों Cl नेगेटिव। इसने H प्लस आयन लूज कर दिया तो ये एसिड था और इसने H प्लस आयन गेन कर लिया तो ये क्या था बच्चों? बेस था। क्योंकि NH3 से H प्लस आयन गेन किया तो NH4 पॉजिटिव बन गया और HCl ने H प्लस आयन लूज किया तो Cl माइनस बन गया। अब बच्चों यहां देखो ये एसिड है तो इसका क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा और ये बेटा बेस था तो ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, जो बच्चों H प्लस आयन को लूज करता है वो एसिड होता है और बेस बनाता है। जो H प्लस आयन को गेन करता है वो बेस होता है, वो एसिड बनाता है। इसी बात को आप याद रखो।
5 क्वेश्चन बच्चों ये कर लोगे और एग्जाम्पल भी कर सकते हो आप लोग 15, 16, 17, 18। और इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से याद रखो, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन भी देखो और अगला कॉन्सेप्ट भी समझो आप लोग। अगले कॉन्सेप्ट को देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगला भी। अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, आपसे ऐसा कुछ बोल देगा क्वेश्चन में, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा हो बेटा 15 या 16 नंबर, 16 नंबर आपसे बोलेगा फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, और ऐसा भी हो सकता है डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, और O2 पॉजिटिव हो गया, F2 हो गया, F2 नेगेटिव। तो बच्चों 4-5 स्पीसीज दे देगा आपको और बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करो, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करो। तो बच्चों हम लोगों के पास बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें पता होता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया बच्चों, एक क्वेश्चन और बोल सकता है आपसे, ये ए पार्ट हो गया, एक पार्ट बोल सकता है डिफाइन बाइंड ऑर्डर, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को बेटा डिफाइन कर दो, तो डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं बता देता हूं आपको बचा। नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड रिंग बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेटा 2। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो जितनी बॉन्डिंग बन रही है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये बेटा N2 मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका मॉलिक्यूल हो गया O2, और H2 भी मॉलिक्यूल हो गया। तो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी बॉन्डिंग बन रही है, मैक्सिमम बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी बॉन्डिंग बन रही है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स प्रेजेंट इन ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कहो बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलना आप लोग, क्योंकि N2 कैसा है, एक जैसे 2 नाइट्रोजन से मिलके बना है। N2 कैसा है बेटा, एक जैसे 2 नाइट्रोजन से मिलके बना है। तो होमो का मतलब क्या, सिमिलर चीजों से मिलके बनने वाला। होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, सिमिलर चीजों से मिलके बनने वाला। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, किसका बॉन्ड ऑर्डर भाई इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आइडेंटिफाई होता है। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, यहाँ पे एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ ताकि आप लोग बहुत जल्दी बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर लो। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करोगे, बच्चों के दिमाग में चलता सर इसमें 2.5 बॉन्डिंग होगी क्या, या फिर इसमें 3 बॉन्डिंग होगी क्या। नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्डिंग है, N2 के अंदर 3 बॉन्डिंग है ना, यहाँ तो N2 पॉजिटिव है, तो या तो बच्चों कम बॉन्डिंग होगी या फिर ज्यादा बॉन्डिंग होगी। तो बच्चों जब 2.5 बॉन्डिंग आती है, 3 बॉन्डिंग आती है, तो बच्चे बोलते हैं सर 2.5 बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे हम। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना होता है। आपसे पूछेगा अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में करने के लिए। तो देखो बेटा ट्रिक देखो, आप लोग ट्रिक समझो बॉन्ड ऑर्डर की। तो बेटा 2 का टेबल लिख लो आप लोग, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। बच्चों 2 का टेबल लिख लिया, और एक पिन कोड याद कर लो आप लोग, 10, 10, 12, 32 और 10। 10 नंबर का बेटा पिन कोड है ये, और मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो आप लोग, 10, 10, 12, 32, 10।
इन वैल्यूज को बच्चों इसमें अरेंज कर दो। तो इन वैल्यूज को जब हम अरेंज करेंगे तो 10, 10, 12, 32 और 10। यही बेटा शॉर्ट ट्रिक है आपकी, 10, 10, 12, 32 और 10। देखो मैं आपको कुछ प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे बेटा हमें पता है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और दूसरे नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 7। इन दोनों को जब हमने सम करा तो हमारा हो गया बेटा 14। और 14 देखो कहां पर है, यहां पर है। तभी हमने कहा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा 3 है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो यहां से हमने सम करा, इलेक्ट्रॉन्स को सम करा उसके, और मैच कर लिया इस टेबल से कि कहां पे लाई कर रहा है। जैसे बच्चों एक ऑक्सीजन का 8 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 8, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 देखो कहां पर है, यहां पर है। तो हमने कह दिया बच्चों कि 16 में बॉन्ड ऑर्डर में 2 हो गया। ऐसे इसकी बात भी कर लेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन तो ये करना था क्योंकि हमने ट्रिक तो उसके लिए लिखी है। तो बेटा N2 प्लस को देखो, मैं यहां लिख देता हूं N2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस F2 माइनस, यही 4 ऑप्शन थे आपके पास। तो बेटा देखो एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, दो के पास कितने हो गए 14 हो गए, लेकिन एक इसने बच्चों माइनस कर दिया, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो कितने रह गए इसके पास 13। 13 देखो बच्चों कहां पर है, यहां पर है। 12 और 14 के बीच में यहां पर 13 है। तो इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, 3 और 2 5। 5 पर जब एवरेज लोगे तो कितना आएगा बच्चों 2.5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5 आया। अब बच्चे बोलेंगे सर ढाई बॉन्डिंग आप कैसे बनाओगे, 2.5 की बॉन्डिंग कैसे बनाओगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में बॉन्डिंग नहीं बनाते हम लोग, सिर्फ कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका देखो बेटा एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 का कितना हो गया 16, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया बेटा 17। 17 देखो आप लोग यहां पर है, इन दोनों का एवरेज लोगे तो आप कितना होगा 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा 1.5 हो गया। इसकी बात करो तो 8 2 16, और एक इलेक्ट्रॉन इसने बच्चों माइनस कर दिया, लूज कर दिया, तो 15। 15 देखो बच्चों यहां पर हो गया आपका 14 और 16 के बीच में, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5। तो ये भी हो गया बच्चों 2.5। F2 की बात कर लेते हैं अब। एक F के पास 9 है और दो के पास 18, और एक इसने गेन कर लिया, तो कितना हो गया बच्चों 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 19 को आप देखोगे तो यहां पर है, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया बेटा 0.5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका F2 का कितना हो गया बच्चों, F2 का हो गया 9 2 18, और एक इसमें 19 19 का मतलब क्या हो गया 0.5। एक चीज और देखो बच्चों, वो बोलता है आपसे अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा इन दोनों की स्टेबिलिटी देखो सिमिलर है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5 और 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर हो गया उन दोनों की स्टेबिलिटी भी सिमिलर होगी, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है बेटा। स्टेबिलिटी, जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको उसको ब्रेक करने के लिए। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा उसकी उतनी ज्यादा एंथैल्पी भी होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये तो बेटा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बच्चों सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। अब आपसे पूछ ले कि बॉन्ड ऑर्डर, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, तो उस क्वेश्चन में बताना आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा कितना नहीं होगा। इसको बेटा मिटा दूं, आप लोग फटाफट नोट करो, फिर इसकी बात करते हैं। नोट करो बच्चों, लिख लिया होगा, इसको लिखो जल्दी से। और बच्चों इसका अगला वाला क्वेश्चन, अगला पार्ट हम आगे बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट 5th पार्ट में करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ लोग जितने बच्चों कॉन्सेप्ट आज सीखे हमने, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करो। और बॉन्ड ऑर्डर का बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है आज के हमारे लेक्चर का। बॉन्ड ऑर्डर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रहा है
और बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्रमोट करो। आज बेटा इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके आगे के कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे।